अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी हमना फैसल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ जो हमें बोर्ड ने बताया है कि कौन से चैप्टर्स फॉर्मेटिव हैं और कौन से चैप्टर्स समेटिव हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि समेटिव चैप्टर्स से क्या मुराद है और फॉर्मेटिव चैप्टर्स क्या होते हैं। समेटिव का मतलब ये है कि वो बोर्ड वालों ने उन चैप्टर्स को, उन टॉपिक्स को इंक्लूडेड रखा है हमारे बोर्ड एग्जाम में, यानी कि उन टॉपिक्स से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन फॉर्मेटिव जो है वो सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं कि हम क्लास में बस उनको पढ़ लें, उनसे एग्जाम में पेपर में कुछ पूछा नहीं जाता। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 15 तक जो चैप्टर्स हैं वो समेटिव हैं, यानी इनसे जो है पेपर बनेगा, पेपर में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और चैप्टर 16 से लेकर चैप्टर 19 तक फॉर्मेटिव हैं, लेकिन इन चैप्टर्स से एमसीक्यूज आ सकते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 में हमारे पास इंपॉर्टेंट है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। उसके अलावा कुछ है भी नहीं उस चैप्टर में। हमारे पास इसके दो तरह से सवाल आते हैं पेपर में। एक वो दे देते हैं कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, और वो अपनी मर्जी से किसी भी ब्रांच का नाम दे सकते हैं, इसीलिए सारी ब्रांचेस की डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। और दो एग्जांपल आती होंगी तो और ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि आइडेंटिफाई करें ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को, यानी कि स्टेटमेंट्स और सेंटेंसेस लिख कर दिए होते हैं, उसमें से पहचानना होता है कि ये कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड है। जैसे आप ये सेंटेंस नंबर 1 देख सकते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो जब इसमें एटमॉस्फेयर की बात आ गई ना, इन्वायरमेंट की बात आ गई है कि ओजोन लेयर की डिप्लेशन हो रही है, वो ख़त्म हो रही है इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स की वजह से, तो हमें पता चल जाता है इसको पढ़ के कि ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अब सेकंड सेंटेंस में हमारे पास आ रहा है कि अ रिसर्चर स्टडीज़ द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम 236। अब रेडियो एक्टिव डिके कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। जब भी न्यूक्लियस के अंदर के कोई भी बात ऐसी जाहिर करे सेंटेंस के न्यूक्लियस में हो रहा है वो सब, या प्रोटॉन की एमिशन या प्रोटॉन का एडिशन या रेडियो एक्टिव डिके, ये सब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आएगा। उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 है कि अ केमिस्ट परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू चेक द परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ ग्लूकोज। हमारे पास एक ब्रांच होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसमें क्या होता है कि केमिस्ट्री को स्टडी किया जाता है मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए कि उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी और कॉम्पोजिशन को समझने के लिए। तो इस सेंटेंस में भी प्योरिटी चेक की जा रही है उस सैंपल ऑफ ग्लूकोज की, तो साफ साफ पता लग रहा है कि ये एनालिटिकल केमिस्ट्री है। फिर स्टेटमेंट नंबर 4 में कहते हैं कि यूजेस ऑफ वेट प्रोसेसेस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। अब सीमेंट कहाँ प्रोड्यूस होता है? फैक्ट्री में, तो जाहिर सी बात है इट्स इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब अल्फा पार्टिकल्स व्हेन बॉम्बार्ड ऑन नाइट्रोजन एटम अ प्रोटॉन इज एमिटेड। अब हमें पता है प्रोटॉन जो है वो एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, तो वो वहीं से एमिट हुआ है, तो न्यूक्लियस का जहाँ पर भी जिक्र है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब इसका ताल्लुक हमें पढ़ते ही पता लग रहा है कि फोटोसिंथेसिस किस में हम पढ़ते हैं? बायोलॉजी में, तो ये बायोकेमिस्ट्री है। अब हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है अ साइंटिस्ट इज स्टडीइंग द केमिकल रिएक्शंस दैट अकर ड्यूरिंग डाइजेशन इन द ह्यूमन स्टमक। इसमें भी डाइजेशन आ गया, ह्यूमन का जिक्र आ गया, ह्यूमन स्टमक का, इसका मतलब ये लाइफ से रिलेटेड है, ये भी बायोकेमिस्ट्री है। नेक्स्ट सेंटेंस है एन एनालिस्ट इज मेजरिंग द एग्जैक्ट कंसनट्रेशन ऑफ कंटेमिनेंट्स इन अ सैंपल ऑफ रिवर वाटर। अब इसमें तो डायरेक्ट उन्होंने बता दिया कि वो एनालिस्ट है जो एनालाइज ही कर सकता है जो भी उसके पास सब्सटेंस हो, तो इसका मतलब ये एनालिटिकल केमिस्ट्री है। A researcher is investigating the properties and reactions of covalent compounds of carbon excluding carbon oxides. अब अगर हम थोड़ा याद करें तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन याद की थी कि उसमें हम कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं सिवाय कार्बन ऑक्साइड्स, कार्बाइड्स, बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स के। तो इसमें उन्होंने हमें बता दिया कि कार्बन ऑक्साइड्स इसमें हम नहीं स्टडी करते, तो इसका मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। नेक्स्ट सेंटेंस इज आर टेक्नीशियन इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड एंड फर्टिलाइजर्स ऑफ लार्ज स्केल। इसमें भी फैक्ट्री का जिक्र आ गया है और कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है लार्ज स्केल पे फैक्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, तो ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस अ फिजिकिस्ट केमिस्ट इज स्टडीइंग हाउ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम चेंजेस व्हेन इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी। अब इसमें फिजिक्स को केमिस्ट्री के साथ मिला दिया गया है, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री है। An environmentalist is examining how smoke from industries affects the health of local residents. इसमें भी उन्होंने
हाईलाइट कर दिया कि इन्वायरमेंटलिस्ट है जो स्टडी कर रहा है कि किस तरह जो इंडस्ट्री से स्मोक्स आते हैं और स्मोक पार्टिकल्स आते हैं वो रेजिडेंट्स यानी कि रिहायशियों की हेल्थ को किस तरह अफेक्ट करते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। उसके बाद अ जियोलॉजिस्ट इज़ एनालाइजिंग अ रॉक सैंपल टू फाइंड द मिनरल्स एंड एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट। अब इसमें जो है जियोलॉजिस्ट है जो अर्थ के क्रस्ट में मिनरल्स को जो है फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जियो केमिस्ट्री हुई। जियो का मतलब भी अर्थ होता है, तो इससे हम याद रख सकते हैं। इस तरह के और भी सेंटेंसेस के बारे में आप रिसर्च करें और प्रैक्टिस करें कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको ये 100% आता हो और आपके नंबर बच जाएँ। अब चैप्टर नंबर 2 से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स विद एग्जांपल्स। एंड सेकंड पे आपको डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की डेफिनेशंस याद करनी है और वो भी बुक से करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कहीं और से करेंगे तो गलत तो नहीं होगा, लेकिन हाँ चांसेस हैं कि आपके मार्क्स कटें। और ये भी एग्जांपल्स के साथ करना है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी को डिफ़ाइन करना है और इसकी डेफिनेशन भी आप कोशिश करें कि बुक से ही याद करें। और फिर डिफरेंस में सॉल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशंस, और ये भी एग्जांपल्स के साथ करना है। इस चैप्टर से जो है बुक में जो भी मौजूद है वो सब एक दफ़ा थॉरली पढ़ना है। इस तरह के अगर कुछ पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में उससे तो आपको वो आता हो। बाकी ये टॉपिक्स आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर से रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कि उसने किस तरह जो है डिस्कवर किए थे पार्टिकल्स और किस तरह प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी उसने उस गोल्ड फॉइल वाले मेथड से की थी, वो सब पता होना चाहिए। फिर बोहर एटॉमिक मॉडल और इसके अलावा आइसोटोप्स और उसके यूजेस। एक क्वेश्चन भी जो आइसोटोप्स से आया था पेपर में वो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर शेयर कर दिया है। इस तरह के क्वेश्चन आइसोटोप्स के पूछे जा सकते हैं। बुक में हमारे आइसोटोप्स 3 गिवन है, हाइड्रोजन के हैं, कार्बन के हैं और क्लोरीन के हैं मेरे ख्याल से। तो उनको भी आपको थॉरली पढ़ना है। उसमें ऐसा लग रहा है दिखने में कि बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन उसमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक ही डिफ़ाइन किए गए हैं कि किस तरह कलर में डिफरेंस होता है, टेस्ट में डिफरेंस होता है और प्रेजेंस में डिफरेंस होता है। तो अगर वो थॉरली एक दफ़ा पढ़ा जाए तो वो याद रहेगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सबको पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास पीरियड और ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन आती है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़रूरी है कि आपको आनी चाहिए। मूविंग ऑन टू द चैप्टर नंबर 4 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। इसमें सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जो पेपर में लाजमी आता है वो है कि आइडेंटिफाई द ग्रुप एंड पीरियड, और इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना ज़रूरी है। इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए कि शील्डिंग इफेक्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज़, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है और इनके जो ग्रुप ट्रेंड्स हैं यानी कि अलॉन्ग द पीरियड ये बढ़ते हैं या कम होते हैं या कांस्टेंट रहते हैं, और डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं, कम होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, ये पता होना चाहिए और विद रीज़न पता होना चाहिए। पेपर में अगर पूछेंगे तो रीज़न साथ लिखना लाजमी है। इसके बाद हेलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिएक्टिविटी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया था वो भी मैंने आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर दिया है। और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स ये बुक में गिवन है, और कोशिश कीजिएगा कि बुक वाले ही याद करें, उससे आपके मार्क्स पूरे मिलने की श्योरिटी थोड़ी बढ़ जाती है। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं और कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं और क्यों बिलोंग करते हैं, कि क्या कलर होता है इनका और इनके क्या यूजेस होते हैं, इनको भी थॉरली पढ़ लेना है बुक से ही। अब चैप्टर 5 केमिकल बॉन्डिंग में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें। केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है वो ज़्यादा जो है नॉलेज बेस्ड है। आपको समझ होनी चाहिए कि इस चैप्टर में क्या क्या बातें हुई हैं, और मतलब हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर पेपर में आए तो आपको फ़ौरन ब्रेन में क्लिक करे कि हाँ हमने ये पढ़ा था। फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन एंड एनाइन जो डायग्राम के साथ ड्रॉ करने के लिए आता है पेपर में। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इन डिफरेंट कंपाउंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन डिफरेंट कंपाउंड्स। इसके अलावा ऑक्टेट और डुप्लेट रूल क्या होता है वो बिल्कुल जो डेफिनेशन बुक वाली है ना उसकी वही याद कर लें, क्योंकि नंबर्स पे रिस्क नहीं ले सकते। और उसके बाद डायमंड और ग्रेफाइट की 3 प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, ये भी बुक में गिवन है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 6 स्टेशोमेट्री। स्टेशोमेट्री जो चैप्टर है इसमें ज़्यादातर कैलकुलेशन बेस्ड काम ही है, और इसमें से भी पेपर में एक क्वेश्चन तो लाजमी होता है। एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं, कैसे एम्पेरिकल फार्मूला बनता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। इसके अलावा मोल मास कैलकुलेशन आनी चाहिए, फॉर एक ही फार्मूला है उसको अरेंज करना आना चाहिए। एवोगाड्रोज नंबर क्या होता है और मोल पार्टिकल की कैलकुलेशन कैसे होती है। इस चैप्टर में सिर्फ कैलकुलेशन है, तो ये सब कैलकुलेशंस आप लोगों को आनी चाहिए। और अगर आप लोगों को ज़रूरत है, आप लोग चाहते हैं कि मैं
ये एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियोस बनाऊँ इनमें से किसी भी टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो बना दूँगी। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें हमें सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि एक इक्वेशन दी होती है, उसमें से आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है और कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी पता होना चाहिए। और ये कोरोजन वाला टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से, कि कोरोजन क्या होती है। कोरोजन की बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग। रस्टिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे आयरन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो रस्ट बन जाता है। उसके बाद इसकी प्रिवेंशन कैसे होती है, बुक में ये इसकी प्रिवेंशन के 4-5 जो है मेथड्स गिवन है, जिसमें से गैल्वेनाइजिंग और सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8 पे, एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स में जो है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट है टॉपिक, जिसका आपको रिएक्शन वाली जो एक एग्जांपल होती है सही वाली, उसके साथ आपको इसका डिफरेंस प्रिपेयर करना है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कैटालिस्ट क्या होते हैं और कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या होते हैं, एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट की जाती है, और सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान क्या डिफरेंस है, पेज नंबर 130 पर गिवन है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आपको ज़रूर आनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट ऑन इक्विलिब्रियम, यानी कि जब हीट बढ़ती है तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और जब हीट कम होती है तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके बाद फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस, इसके साथ साथ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल भी इम्पॉर्टेंट हैं। अब चैप्टर नंबर 10 है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड और बेस, एंड सेकंड पर डेफिनेशन आनी चाहिए आपको अल्कली की, और फिर आइडेंटिफाई ब्रॉन्स्टेड लॉरे एसिड और बेस, लेकिन वो इधर लॉरे के अलावा आर्हेनियस भी लिख सकते हैं। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स एंड बेसिस। ये आपको ज़रूर आना चाहिए और ये आपकी बुक में मौजूद भी है, तो वहाँ से प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एयर। चैप्टर नंबर 11 और 12 जो है वो बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। एक आध सवाल आ सकता है, वो भी पॉसिबिलिटी है कि आ सकता है, 100% नहीं है कि इससे कोई क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 11 में सोर्सेज एंड इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन क्या होते हैं, एयर पोल्यूशन कौन से हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब। उसके बाद एसिड रेन क्या होती है, उसके इफेक्ट्स और क्या स्ट्रेटजीज़ हैं जिसके ज़रिए से एसिड रेन को सॉल्व किया जा सकता है। कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या होते हैं और क्यों यूज़ होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। फिर चैप्टर नंबर 12 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाटर बॉर्न डिजीज़ेस, वाटर खड़ा होता है उनकी वजह से क्या डिजीज़ हो सकती हैं, और इसके अलावा भी बुक में वाटर बॉर्न डिजीज़ेस गिवन है, वहाँ से याद कर लीजिएगा। याद भी नहीं करना, बस थॉरोली पढ़ना है, आपको याद रहेगा। फिर वाटर स्कार्सिटी इन पाकिस्तान, ये मैंने इसका एक क्वेश्चन किसी पास्ट पेपर में देखा था, वो मुझे मिल नहीं रहा अभी, इसलिए मैं वो शेयर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैंने वाटर स्कार्सिटी इन पाकिस्तान का क्वेश्चन देखा था। आप इसको इस तरह समझ लीजिएगा कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं, ये याद करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। NPK फर्टिलाइज़र्स आप याद कर लीजिएगा कि क्या होते हैं, और कोई 4-5 एग्जाम्पल्स भी NPK फर्टिलाइज़र्स की। फिर चैप्टर नंबर 13 आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का चैप्टर है ये। ओपन और क्लोज चेन क्या होती है, स्ट्रक्चरल एग्जाम्पल्स के साथ एक एक अगर हो जाए तो। मॉलिक्यूलर कंडेंस और स्ट्रक्चरल फार्मूलाज डिफरेंट जो हैं कंपाउंड्स के, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स और जनरल फार्मूलाज क्या होते हैं, अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का, कार्बोक्सिलिक का, और भी बुक में गिवन है वो सब। इसके बाद चैप्टर नंबर 14 हाइड्रोकार्बन्स, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मिलता जुलता ही है, इसमें कार्बन कंपाउंड्स हाइड्रोजन के साथ हैं उनका जिक्र है। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन मेथड्स लिखे हुए हैं बुक में, वो प्रिपेयर करने हैं। कंबस्जन आपको पता होना चाहिए क्या होती है, और कंप्लीट कंबस्जन का जो रिएक्शन होता है वो आना चाहिए, बैलेंस्ड, और इनकम्प्लीट कंबस्जन का भी बैलेंस्ड जो रिएक्शन होता है वो आना चाहिए। उसके बाद लास्ट चैप्टर नंबर 15 बायोकेमिस्ट्री। इसमें जो टेबल नंबर 15.7 है बायोकेमिस्ट्री चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट्स का, वो याद कर लें, और इस चैप्टर को थॉरली जस्ट रीड करना है, इसे सच याद करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी रिमेनिंग जो चैप्टर्स हैं उनके लिए, उनसे जो है सब्जेक्टिव में सच कुछ नहीं आएगा, वो फॉर्मेटिव चैप्टर्स हैं। बाकी MCQs मैं अपलोड कर दूँगी उन चैप्टर्स से भी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ किसी टॉपिक पर जो आप लोगों को समझना है, तो आप लोग कमेंट्स करें, मैं वीडियो बनाऊँगी। सारे टॉपिक्स जो भी मुझे बोलेंगे समझा दूँगी, मैं वीडियो कंप्लीट बना के हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।